हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपको मॉडल पेपर में जो आपका हाई स्कूल का मॉडल पेपर था साइंस का, उसमें मैंने आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के सॉल्व करवा दिए थे, बता दिए थे उनके आंसर वगैरह कंप्लीट सेक्शन में आपको करवा दिया था। आज हम डिस्कशन करेंगे अपने थ्योरी वाले प्रश्नों को, उसमें जो लिखने के लिए आए हैं। तो देखिए, उसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो शायद मैंने आपको नहीं बताया है, शायद आपको नहीं पता होंगे, वरना पेपर में जब आप देखेंगे तो आपको सारे प्रश्न लगभग और पढ़े हुए ही हैं। तो जो नहीं बताया है मैंने, ये आपको नहीं पता है ना, ये आप नहीं ढूंढ पाए हैं, उनका आंसर मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उनको मैं आपको बता दूंगा, है ना। और हो सकता है कि एक आध प्रश्न इस मॉडल पेपर से आ जाए। तो अब यहाँ पर देखिएगा, वर्णात्मक प्रश्नों में जब हम आते हैं तो खंड बा वर्णात्मक प्रश्न उपखंड ख उपखंड 1 लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए, पहला जो प्रश्न है स्क्रीन पर आपके देखिएगा, ये लेंस से संबंधित है ना। इसमें कह रहा है कि उत्तर लेंस की जो है विभिन्न स्थितियां आपको दी गई हैं और इसके आपको प्रतिबिंब बना। तो ये तो महा आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, ये पढ़ाया भी जाता है, ये आपको तैयार भी करना है, ठीक है। कहीं उसमें दिया था सिलेबस में कि लेंस वेंस नहीं है और पूछ लेता है लेंस से, है ना। तो आपको परावर्तन अपवर्तन लेंस बकायदा सब कुछ पढ़ना है। उसमें तो एक ही चैप्टर में तीनों चीजें दे दिया, लेकिन पूछ लेता है डीपली अंदर से। तो मैंने सारी वीडियो बना रखा है, सब कुछ प्रोवाइड करवाया है आपको। चैनल पर जाइए, सर्च करिए क्लास 10th फिजिक्स एसवी कोचिंग क्लासेस, आपको मिल जाएगा, लगा करके सब पढ़ लीजिए। तो ये बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसको मैं आपको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। इसमें करना क्या है, इसमें केवल जो नंबर लिखे एबीसीडी, इन सब में कहां पर कौन सी प्रतिबिंब की स्थिति है, कैसा बनेगा, यही आपको भरना है और कुछ भी नहीं करना। तो इसका तरीका ट्रिक मैंने बता रखी है अपने लेंस चैप्टर में, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा वहां पर, ठीक है। तो इस प्रश्न को मैं आपको सॉल्व नहीं, कहता है कि वर्षा के पश्चात इंद्रधनुष निर्माण की प्रक्रिया। इंद्रधनुष, ये इंद्रधनुष है ही नहीं, आपने पहली बात तो पता नहीं कहां कहां से प्रश्न बना देते हैं। इंद्रधनुष नामक कोई टॉपिक आपके उसमें है ही नहीं। ये तो कहते हैं कि थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस भी कोई कोई प्रश्न बना देते हैं, है ना। लेकिन चलिए, फिर भी कोई बात नहीं है। यहाँ स्क्रीन पर इसका आंसर देख लीजिए, जो आया है मैं पढ़ के बता देता हूँ, है ना। डायग्राम वगैरह कोई ज्यादा जरूरी कहा है तो बना दीजिएगा, डायग्राम में लगा दूंगा, अभी देख लीजिएगा, ठीक। देखिए, लिखा है कि इंद्रधनुष का निर्माण सूर्य के प्रकाश के वायुमंडल में मौजूद पानी की बूंदों से अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की संयुक्त क्रिया से होता है, ठीक है। कहता है कि जहां पानी की बूंदें प्रिज्म की तरह काम करती हैं, जो श्वेत प्रकाश को अपने 7 घटक रंगों में विभाजित करती हैं और फिर उन्हें हमारी आंखों तक पहुंचाती हैं, ठीक है। तो ये 7 रंगों में डिवाइड हो जाएगा और वहां पर क्या होता है, फिर आपको ये दिखाई देता है इंद्रधनुष, ठीक है। तो इतना आप इसमें लिख देंगे, ठीक, लिखने का काम हो जाएगा। फिर एक छोटा सा डायग्राम ये देखिए, बादल और ये सूर्य नारायण बाबा आपको दिखाएंगे, है ना। ये डायग्राम देख लीजिएगा, इसमें बादल है और आप इसको जो है ये डायग्राम बना सकते हैं, है ना। तो इसमें रॉकेट साइंस नहीं, बहुत कठिन नहीं है, ना ही बहुत बड़ा टॉपिक है कोई, है ना। ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसमें फ्लेमिंग के हाथ का नियम है ना। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तो मैंने आपको बहुत सारा पढ़ाया है ना, इसमें सब आप बता सकते हैं। तो इसको भी सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आपको पता है, और नहीं पता है तो एक बार पढ़िए, समझ में आ जाएगा, मैंने चैनल पर बता रखा है। अब इतना सरल क्वेश्चन भी आप ना कर पाए तो फिर आप पढ़ नहीं रहे, इसका मतलब, ठीक है भाई। इसमें पूछा गया कि तर्जनी क्या दिखा रही है, अंगूठा ये किस नियम से संबंधित है। तो ये भी ध्यान रखना कि ये बाएं हाथ का बना हुआ है ऐसे, है ना, दाएं हाथ बाएं हाथ में कंफ्यूज ना होइएगा। तो इसमें नियम किससे संबंधित है आपका, तो नियम आपका बाएं हाथ से है। तर्जनी क्या दिखा रही है, तो तर्जनी आपकी दिखाएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो आप लिख देंगे तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। मध्यमा क्या दिखाएगी, तो मध्यमा दिखाती है आपकी धारा की दिशा, ठीक। तो मध्यमा धारा की दिशा, अंगूठा बल लगने की दिशा, और ये तर्जनी जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। यही सब पूछा गया है। अंगूठा किस ओर संकेत कर रहा है, तो अंगूठा संकेत क्या कर रहा है, अंगूठा बल की दिशा दिखा रहा है, बस, ठीक हो गया। तो इसमें कोई करना। फिर अगर लिखा भू संपर्क तार क्या है, धातु के आवरण वाले सांद्रित को भू संपर्क करना क्यों आवश्यक है। भू संपर्क अर्थिंग, अर्थिंग किस लिए होता है, मान लिया घर में ज्यादा तेज लाइट आ जाए, बहुत ज्यादा करंट फैल जाए, तो अर्थिंग क्या करता है, उसको भूमि के अंदर ट्रांसफर कर देता है, ताकि किसी वस्तु को या किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान न होने पाए, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ भू संपर्क तार का मुख्य कार्य उच्च वोल्टता या खराबी की स्थिति में विद्युत धारा को छिद पृथ्वी में प्रवाहित करना होता है, जिससे उपयोगकर्ता को बिजली के झटके
लगने से बचाया जा सके। तो कहता है कि करंट को कहाँ भेज देगा, ये भूमि के अंदर भेज देगा। ठीक है, इसीलिए अर्थिंग की आवश्यकता होती है और ये इसका कार्य भी है। तो आगे कुछ कह रहा था कि आगे कह रहा भू संपर्कित करना क्यों आवश्यक है, तो इसीलिए आवश्यक है ना, क्योंकि नुकसान ना होने पाए किसी भी व्यक्ति को या किसी भी उपकरण को, किसी भी वस्तु को। ठीक, उसके बाद देखिए लिखा है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है, संक्षिप्त रूप से लिखिए। तो इसका आंसर देखिए लिखा हुआ, देखिए लिखा जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉनों व चालक के परमाणुओं के मध्य टकराव के कारण ऊर्जा या ऊष्मा उत्पन्न होती है। कह रहा है कि जब किसी भी चालक में जो आपकी लाइट चलती है, विद्युत धारा चलती है, तो विद्युत धारा में क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और उस धातु के परमाणु के आयनों के बीच में क्या होता है, टकराव होता है, टकराते हैं। तो टकराने से क्या होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, इसी को कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मी प्रभाव। ठीक, तो लिखा हुआ है उत्पन्न होती है, जिससे विद्युत धारा का ऊष्मी या तापीय प्रभाव कहते हैं। आगे लिखा है इसका उपयोग हीटर, प्रेस और बल्ब जैसे उपकरणों में होता है। तो इसका उपयोग हीटर है, बल्ब है ना, इन सब में इसका उपयोग होता है। तापीय प्रभाव, ये ताप के प्रभाव के द्वारा ही ग्लो करके चमकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके चौथा नंबर का ए है और ये दूसरा वाला बी है। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद अथवा में देखिए लिखा है निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए, घरेलू परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। तो देख लीजिए इसका भी आंसर आपकी स्क्रीन पर आ गया है, क्या रीजन है इसका, है तो देखिए बताया गया है ना। कहता घरेलू परिपथ में श्रेणी क्रम का उपयोग इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि इसमें एक उपकरण खराब होने पर पूरा परिपथ टूट जाता है और सभी उपकरण बंद हो जाते हैं। बिल्कुल सही है, अगर सब एक लाइन से जुड़े हैं तो अगर बीच से कोई भी एक गड़बड़, बीच से हो जाए या पहले वाला ही हो जाए, कोई भी हो जाए, अगर कोई चीज क्रम से है ना, तो उसमें से पहला वाला गड़बड़ हो गया, बीच का कोई भी गड़बड़ हो जाए और सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं, चल रहे हैं, तो उसमें कोई भी गड़बड़ होगा तो सब में क्या हो जाएगा, डिस्टरबेंस हो जाएगा। भाई मान लिया पहला वाला है कोई, तो पहला ऐसा खराब हो गया तो आगे लाइट नहीं जाएगी, बीच वाला खराब हो गया तो आगे नहीं, उससे बढ़ेगी लाइट। ठीक है, तो उसमें क्या है, सीरीज में वही कोई चीज जुड़ी हुई है, तो उसमें अगर सीरीज में कोई एक खराब हो गया तो पूरी पूरी की लाइन क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद लिखा है साथ ही सभी उपकरणों को समान वोल्टेज नहीं मिलता है और जैसे जैसे उपकरण जुड़ते हैं कुल प्रतिरोध बढ़ता जाता है, जिससे वोल्टता कम होती जाती है। इसके बजाय घरों में समांतर क्रम का उपयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बिजली क्या हो जाती है, कम हो जाती है, प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा, धारा के मार्ग में रुकावट आएगी, बढ़ता जाएगा प्रतिरोध। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अगला देखिए क्या कहता है, विद्युत संचरण के लिए कॉपर एल्युमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है। बिल्कुल आसान, कॉपर एल्युमिनियम क्या है, विद्युत के बहुत अच्छे सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं ना कॉपर एल्युमिनियम, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये तो बिल्कुल एक लाइन का आंसर है। ठीक, उसके बाद किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो ये तो बिल्कुल आसान है, ये मैंने आपको डेरिवेशन करवाया है, वहां पर देख लीजिएगा। ठीक, तो ये सारा हो गया। उसके बाद देखिए केमिस्ट्री में फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा अच्छा है। इस तरीके का क्वेश्चन मान लीजिए आपके एग्जाम में कभी नहीं आएगा, है ना, क्योंकि ये पैटर्न आपके में है ही नहीं। पहली बात तो ये बना दिए हैं उस तरीके से घुमा फिरा करके अपने आप को खतरनाक साबित करने के लिए। ठीक है, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन आप में नहीं आता, इस तरीके का क्वेश्चन जो आपको 12th में आता है ना, 12th केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये प्रश्न देखने को वहां पर मिलते हैं। तो चलिए देख लीजिए इस क्वेश्चन को, है ना, मैं इसको सॉल्व करवा देता हूं, को बता देता हूं। कहता है कि यौगिक सी अणुसूत्र C2H4O2 है ना, अणुसूत्र क्या है, तो अणुसूत्र है आपका C2H4O2। ठीक है, तो C2H4O2 है, ये अणुसूत्र है। ठीक, सोडियम धातु से क्रिया करके एक यौगिक R बनाता है तथा एक गैस मुक्त होती है। कहता है कि सोडियम धातु से क्रिया करता है, गैस मुक्त करता है, R बनाता है, पाप ध्वनि के साथ केवल एक ही गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। हमेशा ध्यान रखिए, पाप ध्वनि कहीं पर नाम ले ले तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है, आवाज करती है। ठीक, यौगिक सी अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल से क्रिया करके मीठी गंध युक्त यौगिक बनाता है। अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल से क्रिया करके मीठी गंध युक्त यौगिक, यानी अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल से रिएक्शन करता है, किसी एसिड की उपस्थिति में एल्कोहल से रिएक्शन करता है ना, तो गंधयुक्त यौगिक बनता है S। अणुसूत्र भी उसका दे दिया है। ठीक, C में NaOH मिलाने पर
आर तथा जल देता है, ठीक। SNaOH विलयन से अभिक्रिया कर पुनः आर तथा ए देता CRS को पहचानिए। तो पहचानने का है, थोड़ा सा खतरनाक टाइप का लग सकता है लेकिन बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन चलिए मैं बता देता हूँ आपको। तो देखिए ये आपको अणुसूत्र दिया है, आपको तो नहीं पता लेकिन मुझे पता है। इसमें कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, ये अणुसूत्र में देख रहे हैं, ठीक। इसका फार्मूला जब भी बनाएंगे तो देखिए इससे फार्मूला क्या बना सकते हैं, कोई सटीक फार्मूला इससे बना लीजिए, है ना। तो देखिए क्या है, जैसे ये है CH3COOH, ये देखिए दो कार्बन 3 1 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, बिल्कुल सही देखिए फार्मूले में बैठ गया, है ना। इसी तरीके से आप भी ट्राई कर सकते हैं। एथिल अल्कोहल देखिए, एस्टिक अम्ल देखिए, अन्य कोई फार्मूला लिख करके देखिए तो इससे मैच कर जाएगा, ठीक न। बाकी इसकी कोई ट्रिक नहीं है कि ये आपको ट्रिक से आ जाएगा, ठीक। ये तो फिर पूरा पैराग्राफ ध्यान से पढ़िए, उसमें कोई हिंट मिल जाए। तो मुझे तो हिंट पता कि पाप ध्वनि के साथ हाइड्रोजन जो मुक्त करता है वो एसिटिक अम्ल है, सोडियम के साथ रिएक्शन करके मुक्त करता है, मीठी गंध वाला यौगिक बनाता है। तो मुझे तो सब पता है ना, लेकिन आपको कैसे ध्यान करना है ना, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा। इस तरीके का प्रश्न कभी नहीं आएगा, है ना, क्योंकि ये है ही नहीं आपके में प्रश्न, ये बना दिए अपनी तरफ से, ठीक। चलिए इसको लिख देते हैं। तो ये यौगिक क्या करता है, ये यौगिक कह रहा है कि सोडियम से क्रिया करके आर बनाता है और हाइड्रोजन मुक्त करता है। चलिए रिएक्शन करवाते हैं इसकी। तो CH3COOH किसके साथ, सोडियम के साथ रिएक्शन है, तो ये बनाएगा सोडियम एसीटेट CH3COONA, ये बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, ठीक है। ये देखिए ये हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है, ये पाप ध्वनि के साथ निकलती है, और ये क्या है आपका आर। तो आर क्या है, आर है सोडियम एसीटेट, ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लीजिएगा इसको, ठीक है, बैलेंस करना आपका काम। तो ये आर हो गया, यही देखिए कंपाउंड बना, इसका नाम है सोडियम एसीटेट, ठीक। आगे क्या कहता है, एक गैस मुक्त कर दिया, ठीक है, पाप ध्वनि के साथ, ठीक है। कहता है कि यौगिक सी अम्ल की उपस्थिति में, है ना, ये क्या है, ये यौगिक क्या है, यौगिक का नाम भी तो लिख लीजिए, ये सी है, ये यौगिक सी है, ठीक है। फिर कह रहा है कि यौगिक सी अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल से क्रिया करके मीठी गंध युक्त, यानी सी जो है एल्कोहल से रिएक्शन करता है, तो कोई एल्कोहल ले सकते हैं, ठीक है, रिएक्शन करता है, हाँ। और कह रहा है कि गंधयुक्त यौगिक एस बनाता है, और एस का अणुसूत्र कितना है, C3H6O, यानी 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन होने चाहिए उसके अंदर, ठीक। तो ध्यान रखना इसको। तो चलिए रिएक्शन करवाते हैं सी की, CH3COOH, है ना। तो देखिए 3 कार्बन होना चाहिए ना, तो 1 और 1 2 कार्बन तो यही हो गए, तो हम एल्कोहल कौन सा लें, एल्कोहल तो पता ही नहीं कौन सा लें। तो एल्कोहल में आप एथिल एल्कोहल नहीं ले सकते, देखिए ध्यान से क्यों, है ना, एथिल एल्कोहल अगर ये लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी कहानी। क्यों गड़बड़ हो जाएगी, ये देखिए 1 2 और 2 2 कितने हो गए, 4, गलत, महागलत, ठीक। तो 2 और 2 4 हाइड्रोजन नहीं, अणुसूत्र दे दिया है, क्या दिया है, C3H6O2, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ तो 4 कार्बन हो जाएंगे, ये एल्कोहल नहीं ले सकते, एथिल एल्कोहल नहीं ले सकते, मेथिल अल्कोहल, हाँ मेथिल अल्कोहल चल जाएगा। देखिए तो ये है ना CH3OH, ये देखिए तो 1 2 3 कार्बन बनाएगा, क्या बना रहा है, मीठी गंध युक्त यौगिक, तो ये रिएक्शन करेगा, एस्टर बनाएगा CH3COO, ये देखिए बनाएगा 1 2 3 कार्बन 3 3 6 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है। ये क्या है, ये है S, इसका नाम क्या है, अगर इसका नाम लिखना होगा तो मेथिल एसीटेट, ठीक। तो नाम क्या है इसका, मेथिल एसीटेट, ठीक। तो ये देखिए मेथिल एसीटेट है, ओके। तो ये मेथिल एसीटेट हो गया। अब क्या कह रहा है, आगे पढ़िए उसको ध्यान से, कहता है कि सी में NaOH मिलाने पर R तथा जल देता है। फिर कह रहा देखिए, है ना, ये जो C है, C में फिर से आपको क्या करना है, NaOH मिलाना। चलिए मिलाते NaOH, तो ये देखिए CH3COOH, और इसमें क्या मिला रहे हैं, NaOH। तो आपको पता है ये अम्ल है, ये क्षार है, लवण बनाएगा, लवण बनाएगा, ठीक है। तो रिएक्शन, ये अम्ल है, ये क्षार है,
तो क्या लवण बनेगा, जल बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा CH3 COO Na और यहाँ पर बनेगा वाटर H2। तो कौन सा यौगिक नाम दिया है, करा R, ये जो है बना रहा है R, यानी ये क्या है, R है। ठीक है, तो R देखिए यहाँ भी बन गया, भाई सेम रहेगा, है ना। तो ये हो गया, R बन गया। उसके बाद कहता है कि SNaOH विलयन से अभिक्रिया पर पुनः R तथा A देता है। S को पकड़ लीजिए, ये है S मेथिल एसीटेट। ठीक, किसके साथ रिएक्शन है, तो कहता है रिएक्शन करता है ये आपका NaOH विलयन से। तो चलिए इसकी NaOH से रिएक्शन करवाइए। तो CH3 COO CH3 और ये आपका NaOH है ना। अब यहां से देखिए क्या होगा, ठीक। तो NaOH है। अब ध्यान से देखिएगा, इसने कहा था कि जो आपका ये है क्या बना रहा, R और A कौन है, A का नाम तो सुना ही नहीं दिया हमको, इसमें दिखाई नहीं दिया। A कौन है, तो A कह रहा था कि जो एल्कोहल है, ध्यान से बड़े सवाल में लिखा था ऊपर एल्कोहल A से, तो ये जो एल्कोहल लिया इसका क्या नाम है, A। तो ये भी ध्यान रखना है ना, ये छूटा जा रहा था। ठीक, ये एल्कोहल है A, तो कह रहा है कि R बनाता है और A बनाता है। R कहाँ है, R ये है, ये है, R बनाएगा और क्या बनाएगा, L बनाएगा ये। ठीक, इसके साथ रिएक्शन करेगा, R बनाएगा, A बनाएगा। फिर लिख दीजिए CH3 COONA है ना, और उधर वो क्या है CH3 COO CH3OH। ये देखिए बनाएगा, ये देखिए बना दी दोनों को। फिर क्या कहता था कि CRAS को पहचानिए, पहचान लिया सब। C क्या है, C एसिटिक अम्ल है। R क्या है, सोडियम एसिटेट, नाम बता रहे लिख लीजिएगा, है ना। C क्या है, एसिटिक अम्ल है। R क्या है, सोडियम एसिटेट है। और उसके बाद A क्या है, मिथिल एल्कोहल है। S क्या है, मिथिल एसिटेट है, देखिए। ठीक, और कोई बच्चा, बस टाटा बाय बाय खत्म, है ना। CRAS मिल गए चारों के नाम, पहचान भी लिया, सबके फॉर्मूले बना लिया, नाम भी बता दिया। ठीक, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित का कारण, कारण वाले भी थोड़ा आसान ही प्रश्न, बहुत कठिन है। तांबे के मलिन बर्तनों को नींबू या इमली के रस से साफ करते हैं, यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है। तो खट्टे पदार्थ क्यों प्रभावी है पूछ रहा है। तो चलिए देखिए इसका आंसर स्क्रीन पर आपके आ गया है, इसमें देखिए क्या बताया इसने। कहता है कि तांबा पर क्षारी कॉपर कार्बोनेट की हरी परत बन जाने के कारण उसका रंग मलिन, मलिन मतलब गंदा, है ना, गंदा हो जाता है। जब तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ किया जाता है तो नींबू या इमली में उपस्थित अम्लीय पदार्थ क्षारीय कॉपर कार्बोनेट से अभिक्रिया कर उसे तांबे के बर्तन से अलग कर देते, जिससे बर्तन साफ होकर चमकने लगते हैं। करा कि जो कॉपर के बर्तनों पर गंदगी लगती है ना, जो मलिन शब्द लिखा हुआ है वो उसी के लिए लिखा, गंदगी के लिए। ठीक, तो तांबे के बर्तनों पर जो गंदगी लगती है वो कॉपर कार्बोनेट की होती है। और ये जो नींबू वगैरह यूज करते हैं इसमें एसिड होता है, सिट्रिक एसिड है ना, ये सब होता है इसके अंदर। तो ये एसिड क्या करता है, उस अशुद्धि को घोलने का काम करता है। ठीक है, अशुद्धि को घोल करके फिर वो क्या करता है, वहां से बाहर निकाल लेता है। जैसे आप देखते हैं कि किसी को पथरी वगैरह हो जाती है, छोटी मोटी रहती है, तो नींबू पीने की सलाह देते हैं, नींबू पानी, है। तो नींबू भी क्या करता है, सिट्रिक एसिड है, वो एसिड भी क्या करता है, उस पथरी को घोल करके तोड़ करके निकालने का काम करता है। तो वही काम यहाँ भी समझ लीजिए, है ना, कि बर्तन में नींबू क्या करता है, जो एसिड होता है वो उस अशुद्धि के साथ रिएक्शन करके उसको घोल करके, है ना, बाहर निकालने का काम करता है। ठीक, तो ये इसका आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए तो आपने स्क्रीनशॉट ले हो। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, इस्पात में लोहे का नहीं। तो लोहा आपको पता है पानी के संपर्क में आएगा, जंग लग जाएगा लोहे के अंदर, तो सीधा सा रीजन तो यही है ना, कि लोहा नमी के संपर्क में आएगा, भाप के संपर्क में आएगा तो रिएक्शन कर लेगा।
कॉपर नहीं करेगा। तो देखिए रिएजेंट इसका लिखा हुआ है, लिखा गर्म पानी के टैंक बनाने में तांबे का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का बहुत अच्छा सुचालक है ना, और पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता। तो ऊष्मा का सुचालक है और पानी के साथ क्रिया नहीं करता है, ठीक है। जबकि लोहा गर्म पानी और भाप के साथ अभिक्रिया करके जंग लगा सकता है, जिससे टैंक खराब हो जाता है, ठीक है। इसके द्वारा क्या होगा, फिर टैंक खराब हो सकता है। रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाया है ना, धातु पदार्थ में कुछ धातुएं होती है जो भाप के साथ, गर्म जल के साथ बहुत आसानी से रिएक्शन कर, ठंडे पानी के साथ रिएक्शन कर लेती, सोडियम वगैरह, है कि नहीं। तो ये रिएक्शन कर लेगा लोहा, तो जंग लग सकती है, खराब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको बनाया जाता है कॉपर के, ठीक है, तांबे से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो ये स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। नेक्स्ट फिर प्रश्न देखते हैं कि क्या है ना, कि लिखा हुआ है कि कुछ दिनों तक खुला रखने पर चांदी की वस्तु काली हो जाती है, काली पड़ जाती चांदी। हाँ, तो इसका रीजन यही है, देखिए इसका आंसर भी लिखा हुआ है ना, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर वायुमंडल में उपस्थित, है ना, या वातावरण में उपस्थित सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं, SO2 है ना, SO3 है, इस तरीके के सल्फर के जो ऑक्साइड हैं, ये क्या करते हैं कि उस चांदी की धातु के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और सिल्वर सल्फाइड बना देते हैं। तो सिल्वर सल्फाइड का रंग जो होता है वो हल्का कैसा होता है, ब्लैक होता है, काला होता है। तो सिल्वर सल्फाइड की परत उनके ऊपर क्या होती है, जम जाती है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, काले पड़ जाते हैं, चांदी के आभूषण वगैरह, ठीक है। तो ये रहा इसका रीजन, लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, है ना, ये बहुत कठिन नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आपका क्या कहता है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है। तो जिंक की बजाय टिन का लेप होता है ना, ये करा कि जिंक क्यों चढ़ा सकते हैं। तो जिंक जो है, देखिए क्या है, जिंक खाद्य पदार्थों में उपस्थित एसिड वगैरह से रिएक्शन कर लेता है। वे जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील धातु है ना, टिन क्या है, कम क्रियाशील धातु है ना, मैंने आपको बताया था वहां पर, ठीक है। तो वहां पर जिंक क्या है, थोड़ा सा ज्यादा रिएक्टिव, ये एसिड वगैरह से रिएक्शन कर सकता है, भोजन को विषाक्त कर सकता है, खराब कर सकता है, हानिकारक बना सकता है, ठीक है। जबकि टिन ऐसा कोई काम नहीं करता है। तो रीजन देखिए इसका लिखा हुआ है स्क्रीन पर आपके, कहता है खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक बजाय टिन का लेप किया जाता है, कोटिंग, क्योंकि जिंक टिन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है और भोजन में मौजूद अम्लीय या क्षारीय पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया करके हानिकारक और विषैले यौगिक बना सकता है, जिससे भोजन दूषित हो जाता है। जबकि टिन कम अभिक्रियाशील होने के कारण भोजन को सुरक्षित रखता है और उसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो ये आपका क्या है, इसका आंसर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें टिप्पणी लिखने के लिए। तो ये विद्युत अपघटनीय परिष्करण, परिष्करण का मतलब है विधि, विद्युत अपघटनीय विधि, कॉपर के शोधन की मैंने आपको पढ़ाया है, देख लीजिएगा उसको, ठीक। विरंजक चूर्ण मैंने आपको बताया है। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, ये भी मैंने आपको बताया है, आयनिक यौगिकों के गुण, है ना, कार्बन वाले यौगिक में। तो आयनिक यौगिकों का गलनांक क्वथनांक बहुत ज्यादा होता है, विद्युत के सुचालक हो जाते हैं, है ना, आयनिक अवस्था में, ठोस अवस्था में सुचालक नहीं होते हैं, ठीक है। इस तरीके के पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। इनके मध्य आयनिक बंध होता है, तो ये सब गुण हैं आयनिक बंध के, ठीक है। तो इसमें भी कोई दम नहीं खास प्रश्न में। उसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित अपक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण। तो ये देखिए सब दिए गए हैं आपको, है ना, ये समीकरण मैंने आपको बहुत सारी करवाई है, आप चैप्टर में जाइएगा और वहां पर देख करके उसको कर लीजिएगा, है ना। ये आसान टॉपिक है, इसको कराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं पता है तो टाइप कर दीजिएगा मेरे चैनल पर, है ना, कि ये क्लास 10th है केमिस्ट्री रिएक्शन बैलेंस, उसमें मैंने आपको ये बता रखा है, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करवाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट उपखंड आपका थर्ड आ गया है बायो का, इसमें पैराग्राफ लिखा है और कुछ इसके आंसर हैं। तो ये बिल्कुल आसान है। तो पैराग्राफ के क्वेश्चन ये बिल्कुल आसान है, इनको आप पढ़ करके खुद भी जवाब दे सकते, मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं है। एक बार पैराग्राफ पढ़िए और या फिर कॉमन से जो पूछा उसने, पौधे किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण। स्वापोषी विषमपोषी में अंतर आप लिख सकते हैं, अपना भोजन खुद बनाए, स्वापोषी दूसरों पर निर्भर है, तो विषमपोषी या परपोषी, ठीक। पौधे की भोजन बनाने की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की समीकरण लिखना है, इसमें आपको याद होनी चाहिए, वो याद होगी तो आप लिख पाएंगे इसको, ठीक। पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है, तो स्टार्च के रूप में, मंड, हिंदी में मंड कहते हैं, स्टार्च इंग्लिश का वर्ड है, ठीक। तो ये हो जाएगा। उसके बाद अगला है संरचना बनाई इसने नेफ्रॉन की,
है ना। नेफ्रॉन में आपको संरचना है, तो ये नेफ्रॉन की संरचना मैंने आपको पढ़ाई है, उसमें देख लीजिएगा, वहां पर ये मिल जाएगा आपको। उसके बाद अंतर है उत्पादक उपभोक्ता द्वितीयक तृतीयक उपभोक्ता, कोई खास मतलब नहीं इसका। ओजोन परत का निर्माण किस प्रकार होता है, रसायन ओजोन परत अच्छाई के लिए उत्तरदायी है। तो रसायन का निर्माण कैसे होता है, देखिए इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है ना। इसमें क्या कहता है, कहता है कि ओजोन का निर्माण सूर्य की पराबैंगनी किरणों से ऑक्सीजन के अणुओं के टूटने से और फिर इन परमाणुओं के ऑक्सीजन अणुओं से जुड़ने से बनता है, जुड़ने से होता है। यानी ऑक्सीजन का जो अणु है O2 वही टूटता है ना। देख लीजिए, मैं इसको बता देता हूँ, थोड़ा सा प्रोसेस आपको समझा देता हूँ, है ना। देखिए जैसे ये है आपका O2, ठीक है। इस पर सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है, सनलाइट, है ना, एचनी, है ना। एचनी ये क्या है, सूर्य का प्रकाश, ये दिखाने का स्टाइल है ना, तरीका है बनाने का सिंबल, सूर्य का प्रकाश हिंदी में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल बनते हैं, इस तरीके से, ये इस तरीके से ऑक्सीजन बनते हैं। और ये जाकर के देखिए O2 है, ये जाकर के क्या होगा, इससे ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या है, O3, है ना। तो इस तरीके से क्या होती है आपकी प्रोसेस होती है ना, कि ऑक्सीजन इस तरीके से टूटता है और जाकर के जुड़ जाता है ना। चाहिए ना लगाइए यहाँ, इसे बताओ। तो ये ऑक्सीजन क्या होता है, टूट जाता है ना। अब यही ऑक्सीजन जाएगा, फिर एक नए ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो जाएगा, है ना। इनको कहते हैं नवजात ऑक्सीजन, है ना, ये जो बने हैं, ठीक। और जुड़ करके ये बन जाएगा ओजोन। तो देखिए ये ओजोन बन जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन के अणु पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, ऑक्सीजन टूट जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे, और ये परमाणु जाकर के एक नए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाएंगे और ओजोन बन जाएगी। तो ऑक्सीजन के टूटने से ही ओजोन बनता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा, ठीक। उसके बाद देखिए थ्योरी में क्या बताया है, उसके बाद देखिए थ्योरी में क्या बताया है। हाँ, कहता है कि टूटने इन परमाणुओं के ऑक्सीजन जुड़ने, हाँ, ऑक्सीजन अणुओं से जुड़ने से होता है। इसके अपक्षय का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य मानव निर्मित रसायन है, जो समताप मंडल में जाकर ओजोन अणुओं को तोड़ते हैं, है ना, जिससे ओजोन छिद्र बनता है, पृथ्वी पर हानिकारक किरणें नीचे आ जाती हैं, ठीक है। तो CFC का उत्सर्जन मेन है सबसे ज्यादा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। बाकी और भी प्रदूषण भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मानव पाचन तंत्र, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है ना, ये इसमें आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर काला मिलाने का है AB से, तो रंध्र दिया है ना, अमीबा दिया, स्वयंपोषी, फुफ्फुस यानी फेफड़े हैं, तो फेफड़े को कहां से मिलाना, कूपिका, फेफड़ों में कूपिकाएं होती हैं, एल्वेली, मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक। स्वापोषी कौन होता है, पौधा होता है, स्वापोषी को पौधे से मिला दीजिए, अमीबा कूटपात से मिला दीजिए, रंध्र हरित लवक से मिला दीजिए, अपशिष्ट उत्पाद रेजिन गोंद से मिला दीजिए, और मानव मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस, तो ये मिल मिलाने, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका ये कंप्लीट सेट मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। अगर इन प्रश्न में कोई दिक्कत होती है, किसी को इन प्रश्नों में कुछ भी समझने में दिक्कत होती है, या कोई प्रश्न नहीं मिल पाता है फिर भी मेरे बताने के बावजूद भी, तो आप उसको पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने पेपर आपको सॉल्व करवा दिया है वो समझ में थोड़ा बहुत आ गया होगा, है ना। इसमें से एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि आ चुका है। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया है वो समझ में आया हुआ होगा। और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यो